क्या हो अगर एक व्यक्ति 16 साल तक अपने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के लिए काम करे और उसके हर विभाग की जानकारी इकट्ठा कर ले, उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये पता लगा ले और फिर वही व्यक्ति देश की संघीय सुरक्षा सेवा का निदेशक बनकर अपने ही देश में हमले कराए और हमले के पीछे पड़ोसी देश का हाथ बताकर उस पर आक्रमण कर दे और उसके 80,000 लोगों को मरवा कर देश के सबसे शक्तिशाली पद को हासिल कर ले। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही व्यक्ति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद सोवियत संघ में हुआ, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। पुतिन के दादा स्पिरिडोन पुतिन रूसी क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के निजी रसोइया थे। व्लादिमीर पुतिन 3 भाई थे, जिनमें से दूसरे नंबर के विक्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी की सेनाओं द्वारा लेनिनग्राद की घेराबंदी के दौरान 1942 में डिप्थीरिया और भुखमरी से मर गए। पुतिन की मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक कारखाने में काम करती थी और उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन सोवियत नौसेना में एक सिपाही थे, जो पनडुब्बी बेड़े में काम करते थे। 1942 के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1941 में तेवर क्षेत्र में जर्मन सेना ने उनकी नानी की हत्या कर दी और उसी युद्ध में उनके मामा गायब हो गए, जिनका कभी पता नहीं चल पाया। 1 सितंबर 1960 को पुतिन ने अपने घर के पास के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 12 साल की उम्र में उन्होंने सैम्बो और जूडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। अपने खाली समय में वो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और लेनिन की किताबों को पढ़ते थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में जर्मन भाषा का अध्ययन किया और दूसरी भाषा के रूप में जर्मन बोलते हैं। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और 1997 में सेंट पीटर्सबर्ग माइनिंग यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। पुतिन ने 1975 में केजीबी ज्वाइन कर ली। केजीबी सोवियत संघ की विदेशी और घरेलू सुरक्षा एजेंसी थी, जो 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी की तलवार और ढाल के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। केजीबी विदेशी जासूसों से सुरक्षा, गृह युद्ध, साइबर अटैक, पॉलिटिकल लीडर की सुरक्षा और सोवियत संघ की सीमाओं के लिए जिम्मेदार थी। 1975 में केजीबी में शामिल होने के बाद केजीबी के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग प्राप्त की और इसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया, जहां उन्होंने लेनिनग्राद में विदेशियों और काउंसिल अधिकारियों की निगरानी की। 1994 में पुतिन को यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में आगे की ट्रेनिंग के लिए मॉस्को भेजा गया। पुतिन ने केजीबी के लिए न्यूजीलैंड में भी गुप्त रूप से काम किया। 1985 से 1990 तक उन्होंने जर्मनी में एक ट्रांसलेटर के रूप में अपनी पहचान बदलकर काम किया। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के दौरान पुतिन ने सोवियत सांस्कृतिक केंद्र हाउस ऑफ फ्रेंडशिप के अभिलेख और कीमती कागजात को बचाने में अहम भूमिका निभाई। बाद में उन कागजात को मॉस्को भेज दिया गया। कम्युनिस्ट पूर्व जर्मन सरकार के पतन के बाद पुतिन को केजीबी सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट के बाद 1991 में केजीबी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो वहां हुआ था वो उससे सहमत नहीं थे और नए प्रशासन में जासूसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और 28 जून 1991 को वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाली समिति के प्रमुख बने और इस पद पर वो 1996 तक कार्य करते रहे। साथ ही उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में 1994 से 1996 तक कई राजनीतिक और सरकारी पदों पर कार्य किया। मार्च 1994 में पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मई 1995 में उन्होंने सरकार समर्थक हमारे घर रूस राजनीतिक दल प्रधानमंत्री विक्टर द्वारा स्थापित सत्ता की उदार पार्टी की सेंट पीटर्सबर्ग शाखा का आयोजन किया। 1995 से 1997 तक वे इसी सेंट पीटर्सबर्ग शाखा के नेता थे। फिर आया वो साल 1999 जिसमें पुतिन ने अपना असली रूप दिखाया। 4 सितंबर 1999 को एक घटना घटती है। मॉस्को के दागिस्तानी शहर में रूसी सैनिकों के परिवार की इमारतों में बमबारी की जाती है, जिसमें 62 लोग मारे जाते हैं। इस हमले के कुछ दिन बाद ही और इमारतों को निशाना बनाया जाता है। इन हमलों में कुल मिलाकर 350 लोग मारे जाते हैं। उस वक्त पुतिन रूस के प्रधानमंत्री होते हैं और इससे पहले वो रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB के निर्देशक भी रह चुके थे। मॉस्को में किए गए हमलों का जिम्मेदार चेचनिया को ठहराया जाता है, जबकि मॉस्को की लोकल पुलिस ने FSB के एजेंटों को बम लगाते हुए पकड़ा था, लेकिन मॉस्को सरकार के आदेश पर उन एजेंटों को छोड़ दिया जाता है। चेचनिया अधिकारियों सहित अन्य लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि 1999 के बम विस्फोट झूठे हमले थे, जिनसे पुतिन ने रूस की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कराया था
और हुआ भी ऐसा ही। जब इन हमलों के पीछे चेचनिया को जिम्मेदार माना गया, रूस की जनता में एक बदले की भावना का आक्रोश फूट पड़ा। पुतिन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर चेचनिया पर हमला कर दिया। सितंबर 1999 में रूस ने चेचनिया पर बड़े पैमाने पर हमले किए और ज़मीनी लड़ाई में भी चेचनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 8 महीने चले इस वॉर में चेचनिया के करीब 80,000 लोग मारे गए और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। इस वॉर के बाद ही रूस में संसदीय चुनाव किए गए, जिसमें पुतिन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ब्लोविंग अप रसिया नाम की बुक में भी 1999 में हुए हमले का जिम्मेदार रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB को मानती है, इसलिए इस किताब को रूस में बैन किया हुआ है। 2000 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो इस पद पर 8 साल रहे। इन सालों में उन्होंने रूस की GDP में सुधार किया और बाहरी मुल्कों में तेल और गैस का निर्यात किया, जिससे रूस की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ रूसी पत्रकार पुतिन की हर चाल पर नज़र रख रहे थे। एक पत्रकार अन्ना पोलिस्तकोवस्काया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूसी सेना में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार है और उन्होंने चेचनिया में जुल्म की सारी हदें पार कर रखी हैं। इस रिपोर्ट का हर्जाना अन्ना को अपनी जान से चुकाना पड़ा। 7 अक्टूबर 2006 को अन्ना को उनके ही अपार्टमेंट में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। ये दिन पुतिन का बर्थडे का दिन था। अन्ना की मौत से पुतिन को इंटरनेशनल लेवल पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो प्रेस की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। 2008 के बाद रूस के कानून के मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हत्या ली और अपने ही सहयोगी को प्रेसिडेंट बना दिया। 2012 में एक बार फिर वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन विपक्षी समूहों ने पुतिन और यूनाइटेड रसिया पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन ने फरवरी 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और मार्च 2014 में क्रीमिया को रूस में विलय करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद रूसी सैनिकों ने डोनबास का घेराव किया। डोनबास में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई अगस्त तक चली, लेकिन 17 जुलाई 2014 को एक घटना घट गई। डोनबास से होकर गुजर रहे एक मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 पर रूस की सेना ने मिसाइल दाग दी, जिससे वो प्लेन क्रैश हो गया और उसमें बैठे 283 यात्री और 15 क्रू मेंबर सबकी मौत हो गई। इससे 4 महीने पहले ही 8 मार्च को मलेशिया का एक विमान फ्लाइट 370 गायब हो चुका था, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। रूस ने जहां 2014 में यूक्रेन पर हमला कर उसके 2 शहरों को अपने कब्जे में लिया था, वही किस्सा पुतिन ने 2022 में दोहराया। आखिर ऐसी क्या वजह है जो रूस यूक्रेन पर बार बार हमले करता है? आइए जानते हैं उसके बारे में। 1991 में सोवियत संघ यानी USSR के टूटने से पहले यूक्रेन भी उन्हीं 15 देशों में से एक था जो USSR का हिस्सा थे। 1991 के बाद सब देश अलग अलग हो गए। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। उसने प्रस्ताव नाटो की समिति के पास भेजा। जब यह बात रूस को पता चली तो रूस तिल मिला उठा। यूक्रेन नाटो में शामिल होकर रूस के दुश्मनों को रूस के सर पर बैठाने वाला है। भला यह बात रूस कैसे मंजूर कर सकता था, जबकि यूक्रेन खुद रूस का हिस्सा रह चुका था। नाटो के संविधान के अनुच्छेद 5 में लिखा है कि अगर कोई देश नाटो में शामिल किसी देश पर हमला करता है तो यह हमला नाटो के सभी देशों पर माना जाएगा और सभी देश उस दुश्मन देश पर हमला कर सकते हैं। पुतिन को पता था कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो उसका दुश्मन देश अमेरिका उस पर चढ़ बैठेगा। ये सब हो, यूक्रेन नाटो का सदस्य बने उससे पहले ही रूस ने एक योजना बना ली और इस योजना के तहत ही उसने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन का यह हमला चौतरफा था। उसने उम्मीद की थी कि यूक्रेन बहुत जल्द घुटने टेक देगा, ये युद्ध हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये युद्ध लंबा चला और अब तक चल रहा है। रूस द्वारा किए गए यूक्रेन पर हमले की पूरे विश्व ने निंदा की। हमले की आलोचना हुई। रूस के साथ कई सारे देशों ने अपने व्यापार बंद कर लिए। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज, फोक्सवैगन, जैगुआर, टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों ने रूस में कार बेचना बंद कर दिया। वीज़ा और मास्टर कार्ड ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। रूस का 75% लेन देन इन्हीं कार्ड कंपनियों के द्वारा होता था। एयरक्राफ्ट कंपनी एयरबस और बोइंग ने भी अपने हाथ खींच लिए। मैकडोनाल्ड, प्यूमा, H&M और न जाने कितनी कंपनियां रूस से अपना व्यापार बंद कर चुकी हैं। कितने ही देश जो रूस में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने भी अपने हाथ वापस खींच लिए। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कितने ही देशों ने रूस से व्यापार बंद किए, लेकिन रूस फिर भी नहीं रुका। उसने यूक्रेन पर हमले जारी रखे। उसने क्रीमिया, खैरसन, डोनबास और लहंसक को अपने कब्जे में ले लिया और एक समय वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गया था। लेकिन यूक्रेन की सेना ने बड़ी हिम्मत से रूसी सेना का सामना किया
और वापस पीछे खदेड़ दिया। यूक्रेन को इस वार में अमेरिकी हथियारों से मदद मिल रही थी और यूरोप के बाकी देश भी मदद भेज रहे थे, जिसकी वजह है जो यूक्रेन अभी तक जंग में डटा हुआ है और बड़ी मजबूती से रूस का सामना कर रहा है। जबकि ना तो यूक्रेन के पास रूसी जैसी बड़ी सेना है, न रूस जैसे हथियार हैं और न रूस जैसा जितना पैसा जंग में खर्च करने के लिए। रूस ने जब युद्ध शुरू किया था तब रूस के $20 बिलियन हर रोज़ खर्च हो रहे थे, जो बढ़कर कहीं ऊपर पहुंच गए हैं। रूस से अमूमन विश्व के हर देश ने युद्ध को रोकने की गुजारिश की, लेकिन रूस नहीं माना। रूस अब लगातार युद्ध में घिरता नजर आ रहा है, उसकी सेना मारी जा रही है। रूस ने किराए के जवान भी अपने पड़ोसी देशों से बुलाए जंग में लड़ने के लिए, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुआ। अब तो अपने मुल्क के ही जवान लड़कों को पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती कर रहा है, लेकिन रूस के आम नागरिक जंग में जाना नहीं चाहते। या तो वो देश छोड़कर भाग रहे हैं या अपने आप को घायल कर ले रहे हैं, अपने हाथ की हड्डियां तोड़ ले रहे हैं, जिससे उन्हें सेना में शामिल ना होना पड़े। बीते दिनों रूस के एक सिंगर रैपर ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं किसी की जान नहीं ले सकता, जबकि हमारी सरकार हमें जंग में भेजना चाहती है। इससे पता चलता है कि वो जंग ही नहीं चाहते। अगर रूस का आम नागरिक जंग नहीं चाहता तो फिर कौन है जो देश को जंग में धकेल रहा है? कौन है जो वहाँ के आम नागरिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती कर रहा है? तो एक ही नाम सुनाई देता है, पुतिन। पुतिन ही है जो हर हाल में जंग चाहता है। पुतिन के इस तानाशाही फैसले से न सिर्फ रूस का विनाश हो रहा है, बल्कि इस युद्ध से विश्व में आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। देश में जितने भी इस युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब तक वहाँ 107 पत्रकार और न जाने कितने विपक्ष के नेताओं की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है। वहाँ वही हो रहा है जो पुतिन चाहता है। पुतिन ने अभी यूक्रेन के 4 शहरों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें रूस में विलय करने की बात कही है और साथ ही उसने परमाणु बम के इस्तेमाल की भी धमकी दी है। सभी देशों को लगता है कि ये पुतिन की सिर्फ धमकी ही है, वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है कि पुतिन की परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि वो जंग हार रहा है। जंग अभी रुकी नहीं है, हर रोज एक नया मोड़ ले रही है। इसने सिर्फ यूक्रेन का ही विनाश नहीं किया है, बल्कि खुद रूस को भी विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही विश्व के बड़े बड़े देश इस युद्ध की मार झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विश्व में एक भयानक मंदी आने वाली है। भारत में उसके आसार दिखने लगे हैं। अमेरिका से भी इसकी खबरें आने लगी हैं। बाकी देशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और अगर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर देता है तो फिर विश्व में कैसा भूचाल आएगा, कोई नहीं जानता। परमाणु हथियार का इस्तेमाल तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट न बन जाए। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे। कोई देश युद्ध नहीं चाहता। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। ये हम बीते 70 साल में देख चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।